जैसे ही क्वांटम ने ये सुना, उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या ये छोटी सी चीज वाकई इतनी बैड एसेस हो सकती है? क्वांटम ने शक भरे लहजे में पूछा। मरीना ने उसे एक ठंडी नजर से देखा, फिर उसने वो चाकू उठाया और धीरे से पास रखे कप पर हल्का सा वार किया। कुछ नहीं हुआ, क्वांटम ने काफी देर तक उस कप को घूरते हुए कहा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कप का ऊपरी हिस्सा अचानक नीचे की तरफ फिसल गया। क्वांटम की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं और वो 2 कदम पीछे हट गया। टेबल पर रखा कप 2 हिस्सों में बन चुका था। कप का कट इतना साफ था कि एक भी टुकड़ा नहीं टूटा था। ये क्या? क्वांटम इतना हैरान था कि बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी नज़र मरीना के हाथ में पकड़ी छोटी सी चाकू पर टिक गई। इतनी शार्पनेस के साथ ये तो डार्कनेट पर बहुत महंगे दाम में बिकेगी। गंदे इंसान, मेरी मास्टर को पैसों की कमी नहीं है। फीनिक्स ने अपने छोटे छोटे पंजे हिलाए। अरे भाई, आजकल कौन कहता है कि उसके पास ज्यादा पैसे हैं? वैसे तुम्हारे पास ऐसी कितनी नाइव्स हैं? अगर चाहो तो मैं कुछ बायर्स ढूंढ 50-50 में बांट लेंगे। क्वांटम ने मरीना की तरफ चमकती आंखों से देखा। तुम गंदे इंसान, तुम इंसानी भाषा समझते ही नहीं। मैंने कहा ना, मेरी मास्टर को पैसों की कमी नहीं है। फीनिक्स बड़बड़ाने लगा। क्वांटम हंस पड़ा। अरे छोटे, तुझे क्या पता, दुनिया पैसे के बिना नहीं चलती। तेरी मास्टर के पास आज पैसे हैं, लेकिन कल का कौन जानता है। थोड़ा आगे सोचो यार। वैसे एक बात बताऊं, तू खुद इंसान नहीं है तो ह्यूमन लैंग्वेज बोलना बंद कर। क्वांटम झुककर फीनिक्स से बोला, जैसे कोई सीरियस लेक्चर दे रहा हो। फीनिक्स ने अपना छोटा पंजा उठाया। इलेक्ट्रिक्यूशन सीक्वेंस एक्टिवेटेड। उसके पंजे से हल्की बिजली की चमक निकलने लगी। अरे ओ छोटे शैतान, अब तू मुझसे नहीं जीत पाया तो बिजली चला रहा है। तू तो बिल्कुल बिना मॉरल्स का है। क्वांटम घबरा गया और पीछे हटने लगा। फीनिक्स ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने खुद कहा था मैं इंसान नहीं हूं, तो इंसानों जैसे नियम क्यों मानूं? इतना कहकर फीनिक्स ने अपने छोटे पहिए घुमाए और क्वांटम के पीछे भाग पड़ा। अरे अरे अरे, ये छोटा साइको हो गया है। मरीना, कुछ तो करो। क्वांटम चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहा था, फीनिक्स की बिजली से बचने की कोशिश में। लेकिन मरीना, उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो शांति से अपने लिए हथियार चुनने में लगी हुई थी। उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी टीम के लिए भी हथियार चुनने थे, क्योंकि आने वाला युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाने वाला था। जब तक मरीना व्यस्त थी, फीनिक्स ने क्वांटम की शर्ट और पैंट दोनों झुलसा दिए थे। रुको रुको, ट्रूस, समझौता कर लेते हैं। क्वांटम, जो पहले से ही एक दुबला पतला नर्ड था, अब हाँफता हुआ रुक गया। उसने सरेंडर करते हुए जेब से एक सफेद टिश्यू निकाला और हवा में लहराया। फीनिक्स ने अपने पंजे धीरे धीरे नीचे कर लिए। क्वांटम किसी तरह मरीना के पास वापस आया, बुरी तरह पसीने में भीगा हुआ और हाँफता हुआ। तभी उसकी नजर मरीना के हाथ में पकड़ी एक खूबसूरत फाउंटेन पेन पर पड़ी। वाह, ये पेन तो कमाल की लग रही है। उसकी जिज्ञासा फिर जाग गई। उसने हाथ बढ़ाया और पेन को छू लिया। बस छूते ही एक जोरदार बिजली का झटका उसकी उंगलियों से पूरे शरीर में दौड़ गया। अगले ही पल क्वांटम का शरीर कांप उठा। उसके बाल अफ्रो स्टाइल में खड़े हो गए, चेहरा धूल से भरा हुआ था और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फीनिक्स अपने छोटे पहियों पर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। क्वांटम की आंखें उलझ चुकी थीं। फीनिक्स ने उसका सिर हल्के से अपनी पंजे से धक्का दिया। गंदे इंसान, तू मर तो नहीं गया? कोई जवाब नहीं। फीनिक्स की स्क्रीन चमकी। एक्टिवेट बॉडी स्कैन, वाइटल साइंस डिटेक्टेड, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी रेकमेंडेड, चार्जिंग कंप्लीट, थेरेपी स्टार्ट, तारांकन। इतना बोलते ही उसने अपने पंजे क्वांटम की छाती पर रख दिए। सस, बिजली की आवाज आई और क्वांटम का शरीर जोर से झटका खा गया। उसकी आंखें और ज्यादा पलट गईं। फीनिक्स ने सर तिरछा किया। अभी तक उठा क्यों नहीं? लगता है एक बार और करना पड़ेगा। उसने फिर पंजा उठाया। सस, इस बार क्वांटम का शरीर कांपता हुआ जमीन पर गिर गया, मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। फीनिक्स सोच में पड़ गया, अब भी नहीं उठा। शायद एक और बार। बस करो। मरीना की ठंडी आवाज कमरे में गूंज उठी। अगर तुमने इसे और किया तो ये मर जाएगा। फीनिक्स ने अपने पंजे नीचे कर लिए, जैसे उसका खिलौना उससे छीन लिया गया हो। वो थोड़ी उदासी में पीछे हट गया। मरीना ने कहा, उसे होश में लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। जी मास्टर, फीनिक्स ने जवाब दिया और बगल वाले वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, दोनों पंजों में ठंडे पानी से भरा एक बर्तन पकड़े हुए। फिर उसने पूरा बर्तन क्वांटम के चेहरे पर उड़ा दिया। ठंडे पानी के छींटे पड़े और क्वांटम की आंखें झटके से खुल गईं। पानी, इतना सारा पानी! वो बड़बड़ाया, फिर धीरे धीरे होश में आया। जब उसने फीनिक्स को देखा, जो अभी भी बर्तन पकड़े हुए था, तो उसका चेहरा और तिरछा हो गया। मास्टर, वो उठ गया। फीनिक्स ने गर्व से कहा। हम वेल डन। मरीना ने सिर झुकाकर उसकी तारीफ की। फीनिक्स की छोटी स्क्रीन पर मुस्कान की आकृति बन गई। वो खुश होकर गुनगुनाता हुआ बर्तन लेकर चला गया। क्वांटम, जो पूरा भीगा हुआ था, गुस्से से कांप रहा था। तुम्हारे बनाए हुए इस छोटे शैतान पर तो तुम्हारी ही छाप है, उसने दांत पीसते हुए कहा। मरीना ने ठंडे स्वर में कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। फीनिक्स को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, ध्यान रखना ये फिर से पागल न हो जाए। इसका प्रोग्राम अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। मुझे तो ये साफ दिख रहा है, ये एक चलता फिरता हथियार है। मैं इसे संभाल ही नहीं सकता। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। क्वांटम लगभग रो पड़ा। मरीना ने आंखें सिकोड़कर कहा, पहले तो तुमने खुद ही इसे मुझसे मांगा था। क्वांटम झल्ला कर बोला, मैं तो इसे सिर्फ स्टडी करना चाहता था, पर अब तो ये मुझे ही स्टडी कर रहा है। मैं इसे नहीं रखना चाहता, जो चाहे ले जाए। वो अपने झुलसे हुए कपड़ों और कांपते शरीर को देखकर बड़बड़ाने लगा। मैंने इतने दुश्मनों के हमले झेले हैं, पर अगर ये छोटा राक्षस मुझे मार दे तो ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी।
तभी पीछे से फीनिक्स की प्यारी लेकिन खतरनाक आवाज आई। मास्टर, आप क्या कह रहे थे मेरे बारे में? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मरीना ने कहा। उसकी नजरें क्वांटम पर टिकी हुई थी। असल में मैं फीनिक्स को तेरे हवाले करने का सोच रही थी, लेकिन लगता है तू इसके लिए तैयार नहीं। जैसे ही फीनिक्स ने सुना कि क्वांटम उसे नहीं चाहता, उसकी आंखों के डिजाइन वाला पैटर्न गुस्से में चमक उठा। उसने अपने दोनों छोटे पंजे उठा लिए, और इस बार वो हल्की बिजली नहीं थी, बल्कि उसके अंदर छिपे हुए हथियार बाहर निकल आए। क्वांटम ये देखते ही उछल पड़ा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी मास्टर ने गलत सुना। मैंने तो कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। फीनिक्स के पंजे कुछ पल के लिए रुक गए। क्वांटम ने जल्दी से मरीना की तरफ देखा। डोंट वरी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं फीनिक्स का पूरा ध्यान रखूंगा। जब तक तुम लौटो ये बिल्कुल सेफ रहेगा, जरा सी भी चोट नहीं आने दूंगा। नहीं नहीं, पैंट तक नहीं उखड़ेगा। बोलते बोलते क्वांटम की नजर फीनिक्स के सिर पर एक बाल पर पड़ी। वो झट से बोला, मतलब जो बाल है वो भी बिल्कुल सेफ रहेंगे? मरीना हल्की सी मुस्कुराई। ठीक है फीनिक्स, उसने धीरे धीरे कहा, इसकी बात मानो। जब तक मैं वापस नहीं आती घर मत तोड़ना और किसी को चोट मत पहुंचाना, समझी? गॉट इट। फीनिक्स ने अपने हथियार बंद कर दिए। क्वांटम ने गहरी सांस छोड़ी, फिर माथे का पसीना पोंछा। अगर थोड़ी देर और लेट होता तो ये छोटा शैतान मुझे मीटबॉल बना देता, उसने मन ही मन सोचा। सब तय हो जाने के बाद मरीना, क्वांटम और फीनिक्स नीचे चले गए। फीनिक्स ने मरीना की वापसी महसूस की थी, इसलिए वो क्वांटम को लेकर उसके पास आया था। अब जब सब कुछ साफ हो गया, फीनिक्स ने क्वांटम को वापस पिछवाड़े वाले छोटे कोर्टयार्ड में पहुंचा दिया। मरीना ने सामान पैक किया और फोन उठाया। वो ब्रेंडन को कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसे एक अनरीड मैसेज दिखा। वो साइमन का था। मरीना, प्लीज लेट मी नो व्हेन इट्स ओवर। मरीना ने उस मैसेज को देखा, उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। कुछ देर तक वो बस देखती रही, फिर कॉल मिलाया। फोन लगभग पहली ही रिंग में उठ गया। खत्म हो गया। साइमन की गहरी आवाज आई। हाँ, मरीना ने धीरे से कहा। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? साइमन ने तुरंत महसूस किया कि उसके लहजे में कुछ अजीब था। मरीना खुद भी थोड़ा उलझ गई। उसे समझ नहीं आया कि साइमन ने ऐसा क्यों पूछा। क्या मामला बहुत मुश्किल था? साइमन ने दोबारा पूछा। मरीना ने सिर झटकते हुए कहा, नहीं। फिर तेरी आवाज कुछ उदासी क्यों लग रही है? साइमन ने धीमी आवाज में कहा। मरीना थोड़ी देर चुप रही। क्या उसकी आवाज सच में बदल गई थी? मैं एक लंबी ट्रिप पर जा रही हूँ, उसने आखिर कहा। लंबी ट्रिप? साइमन की आवाज अचानक गंभीर हो गई। कहाँ जा रही हो? मरीना चुप रही। साइमन ने तुरंत समझ लिया। बताओगी नहीं, है ना? नहीं, मरीना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। क्या ये खतरनाक है? थोड़ा बहुत मैनेजेबल है, उसने जानबूझकर हल्के अंदाज में कहा। कब निकल रही हो? साइमन ने पूछा। अभी। मरीना ने घड़ी देखी। हम तैयार हैं। इतनी जल्दी? साइमन की आवाज में हल्की सी निराशा थी। मरीना के होंठ थोड़ा हिले और वो अनजाने में बोल उठी, मैं 1 घंटा निकाल सकती हूँ। कहते ही उसे खुद अजीब लगा। उसे याद आया पुराने दिनों में जब वो आर्मी हेडक्वार्टर्स में थी। ब्रेंडन अपनी वाइफ से इसी तरह बात करता था। वो बड़ा टफ आदमी था, पर उसकी वाइफ नाजुक सी, इमोशनल। हर बार जब ब्रेंडन मिशन पर जाता, वो फोन पर रोती रहती। ब्रेंडन उसे मनाने में घंटों लगा देता। तब सब उसे चिढ़ाते थे, इतनी उम्र हो गई फिर भी डेली सोप की तरह बिहेव करता है। मरीना ने सोचा, शायद अब मैं भी उसी वाइब में हूँ। कई बार तो उसने और भी खतरनाक मिशंस किए थे, बिना किसी हिचक के निकल जाती थी। पर आज पता नहीं क्यों जाने का मन नहीं कर रहा था। वो खुद से मुस्कुराए, शायद इसलिए क्योंकि साइमन बहुत अच्छा तकिया है। इस ख्याल के साथ ही उसने खुद को संभाला। साइमन कुछ बोलता उससे पहले ही मरीना ने कहा, वैसे पिछली बार येनी को मैंने रोका था, लेकिन ब्लेम शायद वो तुझ पर डालेगा। इस बार मैं पता नहीं कितने दिनों के लिए जा रही हूँ। जनबर्फ में जरा संभल कर रहना, ओके? अब मुझे निकलना होगा, उसने जोड़ा। वापस आकर कांटेक्ट करूंगी। फिर बिना कुछ और कहे उसने कॉल काट दिया। मरीना ने अपना बैग उठाया और नीचे चली गई। ब्रेंडन के साथ पहले से मीटिंग पॉइंट तय था, वो अकेली ही वहां पहुंची। ब्रेंडन ने मीनवाइल अपनी फॉर्मल सूट उतारकर कैजुअल कपड़े पहन लिए थे। मरीना को देखते ही उसने कहा कि विंडो नीचे की और हाथ से इशारा किया, कम ऑन गेट इन। चलो अपने मेंबर्स उठाते हैं। वो पुराने दिनों की तरह जोश से चिल्लाया। मैं नहीं, वही पुराना ब्रेंडन लग रहा था। मरीना मुस्कुरा दी। इस आदमी की असली नेचर को दबाकर रखना सच में मुश्किल है। वो पैसेंजर सीट पर बैठी। लेट्स गो। ब्रेंडन ने एक्सीलरेटर दबाया और एसयूवी तेजी से आगे बढ़ गई। मरीना खिड़की के पास बैठी, अपनी उंगलियां शीशे पर थपथपाती रही। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कई अनकहे ख्याल झिलमिला रहे थे। तभी आधे रास्ते में एक काली कार सामने से आकर रास्ता रोक देती है। ब्रेंडन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। मरीना की नजर भी सतर्क हो उठी। कहीं हमारी लोकेशन लीक तो नहीं हुई? ब्रेंडन की आंखों में ठंडक और गुस्सा दोनों थे। मरीना की आंखें सिकुड़ गईं, उनमें खतरनाक चमक थी। कैप्टन, कसकर बैठो, अब मैं दिखाती हूँ। ब्रेंडन ने बिना झिझक एक्सीलरेटर दबा दिया। एसयूवी गरजती हुई उस काली कार की ओर बढ़ी। जैसे ही कार तेजी से आगे बढ़ी, मरीना बेली की नजर अचानक सामने वाली कार में बैठे उस शख्स पर पड़ी। स्टॉप द कार। मरीना ने ड्राइविंग सीट पर बैठे ब्रेंडन कैरल पर जोर से चिल्लाया। बिना एक सेकंड गंवाए ब्रेंडन ने ब्रेक पर जोर से पैर रख दिया। टायर जमीन से घिसे और एक तीखी स्क्रीच की आवाज निकली। घर्षण से हल्की चिंगारियां तक उड़ने लगी। कार सामने वाली गाड़ी से बस कुछ इंच की दूरी पर रुक गई। टकराने में सिर्फ एक मुक्के का फासला बचा था। फ्यू, अच्छा हुआ मैं रोज वर्कआउट करता हूँ, वरना आज तो सीधा क्रैश हो जाता। ब्रेंडन ने राहत की सांस ली, लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मरीना कार से कूदकर बाहर निकल चुकी थी।
वो तेजी से सामने वाली कार की तरफ भागी और बिना कुछ कहे दूर खोल दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मरीना ने सामने बैठे साइमन की तरफ गुस्से भरी नजर से देखा। क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है अभी अभी तुम कितने बड़े एक्सीडेंट से बचे हो? साइमन ने शांत चेहरा बनाए कहा, मुझे पता था तुम होने दोगी नहीं। उसके चेहरे पर जरा भी डर या घबराहट नहीं थी, जैसे मौत से बाल बाल बचने वाला वो इंसान कोई और था। मरीना का गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि मैं तुम्हें पहचान लूंगी? अगर मैं थोड़ी देर से ब्रेक मारती तो तुम्हें अंदाजा भी है क्या हो सकता था? उसका चेहरा लाल हो गया था, आंखों में झुंझलाहट और चिंता एक साथ थी। वो चाहती तो अभी साइमन को पकड़कर हिला देती, उसे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं थी। साइमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम मेरे लिए परेशान हो? मरीना कुछ पल को थम गई। परेशान? मैं उस इंसान के लिए क्यों परेशान होंगी जिसे अपनी जान की कीमत तक नहीं पता? मुझे तो बस डर था कि अगर तुम मेरी कार के नीचे आ गए तो मुझे ही झंझट झेलनी पड़ेगी। उसकी सांसें गुस्से से भारी हो चुकी थी, लेकिन तभी साइमन अचानक उठा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मरीना एक पल के लिए जड़ हो गई, उसे धक्का देना तक भूल गई। वहीं बैठे ब्रेंडन की आंखें फटी रह गईं। वो विंडशील्ड के पार झांकने लगा। क्या किसी ने सच में हमारी कैप्टन को गले लगा लिया? ऐसा नजारा उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उनके कैंप में कोई भी कैप्टन को एक महिला की तरह नहीं देखता था। ना कोई उसे छेड़ने की हिम्मत करता, न उससे नजरें मिलाने की। कौन चाहेगा ऐसी गर्लफ्रेंड जो किसी को कंधे पर पटक दे? ऊपर से उसे हर लड़ाई में हराने का तो सवाल ही नहीं था। ब्रेंडन ने सिर हिलाया। भाई, तेरे हाथों का हाल बुरा होने वाला है। वो तो मन ही मन उस लड़के की चीख सुनने का इंतजार करने लगा था, पर उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब उसने देखा कि मरीना ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। वो बस खामोश खड़ी रही, साइमन की बाहों में। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साइमन ने धीरे से कहा, फोन पर तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लगी थी। लगा शायद इस मिशन में कुछ खतरा है, तो सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। उसकी आवाज में सच्चाई और चिंता दोनों थी। सॉरी, मेरी हरकत थोड़ी इम्पल्सिव थी। मरीना की आंखों का गुस्सा धीरे धीरे नरम पड़ गया। इतना खतरनाक नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मैं जल्द वापस आ जाऊंगी, साइमन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। पर तुम तो तभी चैन से सो पाती हो जब मैं पास होता हूँ। अब पता नहीं कब लौटोगी। अगर नींद नहीं आई तो क्या करोगी? मरीना कुछ बोल ही नहीं पाई। धीरे से कहा, मेरे पास तुमसे पहले भी सब संभल जाता था। साइमन ने तुरंत पलटकर कहा, लेकिन अब जब तुम्हें मैं मिल चुका हूँ, क्या तुम फिर वैसे जी पाओगी? मरीना चुप रही। सच कहे तो शायद नहीं, पर इस बार साइमन को साथ ले जाना मुमकिन नहीं था। शायद मिशन के बाद उसे कोई ऐसी मशीन बनानी पड़ेगी जो लोगों को छोटा कर दे, ताकि वो साइमन को अपनी जेब में रख सके जब चाहे। साइमन ने उसकी आंखों में वो खामोशी पढ़ ली। धीरे से उसे खुद से अलग किया, फिर जेब से एक छोटा टॉवल निकाला। मरीना ने सवाल भरी नजर से देखा। साइमन ने मुस्कुराते हुए वो तौलिया उसकी कलाई पर बांध दिया। बहुत ढूंढा तब ये चुना। ये हमेशा मेरे पास रहता है, मेरी खुशबू है इसमें, हल्का भी है, तुम्हारी मूवमेंट में रुकावट नहीं आएगी। इसे अपने पास रखो और जब वापस आओगी तब मैं अपनी जिम्मेदारी सही से निभाऊंगा। उसकी आवाज में नरमी थी, हर लफ्ज में प्यार झलक रहा था। मरीना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सी गर्माहट थी। इतनी जल्दी में सिर्फ ये देने आए थे? साइमन मुस्कुराया। तुमने कभी कहा नहीं, पर मुझे पता है जब तुम ठीक से नहीं सो पाती तो सिर दर्द होता है। जब मैं पास नहीं रहूंगा तब भी अपना ख्याल रखना। वो उसे ध्यान से देखने लगा। तुम्हारा चेहरा याद कर लिया है मैंने। जब वापस आओगी फिर से चेक करूंगा। अगर एक बार भी कम हुआ तो गुस्सा करूंगा। मरीना हंस पड़ी। अगर एक बार भी गिर गया तो गुस्सा क्यों? साइमन की आवाज गहरी हो गई। क्योंकि अब तुम मेरी फियांसी हो, तुम्हारा हर बाल हर सांस मेरी है। मेरी इजाजत के बिना खुद को नुकसान नहीं होने दूंगा। मरीना का दिल जैसे किसी मीठी लहर में डूब गया। वो एहसास घर वालों की फिक्र से अलग था, ये किसी का अपना होने का एहसास था। बिना सोचे मरीना ने झुककर साइमन के होंठों पर हल्का सा किस किया। साइमन कुछ पल के लिए जड़ हो गया। वो पल के झपकाना तक भूल गया। जब तक उसने खुद को संभाला मरीना पीछे हट चुकी थी। साइमन ने उसे देखा, नजरों में जलती हुई चाहत थी। ये इसका मतलब क्या है? मरीना ने मुस्कुराते हुए कहा तो था अगली बार मिलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। उसकी नजरें बेखौफ थीं। वो न शर्मा रही थी न झुक रही थी, बस साफ साफ उसे देख रही थी। जैसे ही मरीना बेली के शब्द साइमन के कानों में पड़े, उसके चेहरे का रंग गहराने लगा। वो झुककर फिर से उसे अपने करीब खींचने ही वाला था कि मरीना ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। साइमन की आंखों में हैरानी की झलक आई। मरीना ने हल्की मगर दृढ़ आवाज में कहा, मुझे जाना होगा। साइमन का चेहरा गंभीर हो गया। जल्दी लौट आना, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मरीना ने बस सिर हिलाया, हल्की से मुस्कुराए और मुड़कर ब्रेंडन की ओर चल पड़ी। जैसे ही ब्रेंडन ने उसे लौटते देखा, वो फौरन सीधा खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो दिखावा कर रहा था कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन मरीना उसकी नजरों से कुछ छिप नहीं सकता था, खासकर जब वो बार बार चोरी चोरी उसकी तरफ देख रहा था। मरीना ने आंखें सिकोड़कर कहा, क्या देख रहे हो? मिशन जारी रखना है या फिर वापस जाकर मेयर बनना है? लेट्स गो। ब्रेंडन ने तुरंत होश संभाला और सीट बेल्ट बांध ली। कार आगे बढ़ी, लेकिन गुजरते वक्त मरीना खुद को रोक नहीं पाई। उसने साइमन की ओर एक नजर डाल ही ली। वो वही खड़ा था, जैसे अभी उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। ब्रेंडन ने साइड ग्लांस लेते हुए कहा, कैप्टन एक बात बोलूं, मर्द चुनते वक्त सिर्फ लुक्स मत देखो, थोड़ा दमदार भी होना चाहिए, ताकि वो आगे चलकर तुम्हारी रक्षा कर सके। मरीना ने मुस्कुराते हुए अपनी कलाई पर बंधे स्कार्फ को घुमाया। तुम्हें लगता है मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत है? ब्रेंडन चुप पड़ गया। सच कही तो नहीं, उसे नहीं थी,
उनकी कैप्टन खुद एक फौज थी। वो हंसते हुए बोला, मेरा मतलब था सिर्फ ताकत से नहीं, बाकी चीजों में भी स्ट्रांग होना चाहिए। मरीना ने भौं उठाए, बाकी चीजें कौन सी? ब्रेंडन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे बैग में स्टैमिना वाली चीजें। मरीना का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि अभी ब्रेंडन को क्लिफ से नीचे फेंक देगी। तुम्हें इससे ज्यादा अश्लील बात सूझी नहीं? अरे इसमें अश्लील क्या है? ब्रेंडन ने कंधे उचकाए, देखो एक अच्छा फिजिकल लाइफ ही तो रिश्ते को मजबूत रखता है। मेरी बीवी जब भी मुझसे गुस्सा होती है मैं बस उसे उठाकर बेड पर डाल देता हूँ, फिर थोड़ी एक्सरसाइज और सब ठीक। मरीना उसे घूरती रह गई, मानो यकीन ही न हो कि ये इंसान अभी जिंदा है। ब्रेंडन को परवाह नहीं थी, वो अपनी विजडम बांटता रहा। इसलिए मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्ग आदमी होना जरूरी है। कुछ मर्द बाहर से तो बॉडी बिल्डर लगते हैं लेकिन एक्शन में 3 सेकंड भी नहीं टिकते। ऐसे मर्दों से दूर रहना चाहिए। मरीना ने गहरी सांस ली और उसे लात मारने की इच्छा दबा ली, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रिस्ट बैंड पर पड़ी, मन अचानक उस रात की तरफ चला गया। 1 साल पहले की वो रात। वो याद बहुत धुंधली थी, लेकिन इतना याद था कि उसने रात भर आराम नहीं किया था। सुबह होते ही मिशन पर निकलना पड़ा था, थकी हुई मगर किसी अजीब सुकून के साथ। अब सोचो तो साइमन वाकई अच्छा दिखता था और हाँ, काफी यूजफुल भी था। कैप्टन क्या सोच रही हैं? ब्रेंडन ने पूछा। मरीना ने हल्के स्वर में जवाब दिया, सोच रही हूँ क्या अभी भी मैथ्यू डिक्सन को फोन करके तुम्हारी मिशन क्वालिफिकेशन रद्द करवा सकती हूँ। ब्रेंडन का मुंह तुरंत बंद हो गया। वो समझ गया अब अगर एक शब्द और बोला तो खुद की खोद लेगा। अंदर ही अंदर उसने सोचा, हाय भगवान, हमारी कैप्टन कितनी सुंदर है पर उनकी नजरें गलत दिशा में हैं। प्रिटी बॉयज 3 सेकंड वाले, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आई, रुको, शायद कैप्टन को सॉफ्ट, कमजोर, प्यारे लड़के पसंद हैं। ब्रेंडन को जैसे नया ज्ञान मिल गया। उसने सोचा मिशन खत्म होते ही घर जाकर ट्राई करता हूँ। उसका चेहरा अचानक जोश से भर उठा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच जब मरीना ने जनबर्फ छोड़ा, उसी वक्त एक और इंसान वहां पहुंचा, गॉर्डन कैम्बल। एयरपोर्ट से निकलते ही वो रुका और घड़ी देखी। फ्लाइट लेट थी, तय समय से काफी बाद पहुंचा था। वो सोच रहा था कि क्या सामने वाला अब भी उसका इंतजार कर रहा होगा। तभी एक ठंडी औपचारिक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, आर यू मिस्टर कैम्बल? गॉर्डन ने सिर उठाया। सामने एक 50 के करीब उम्र का आदमी खड़ा था। यस, उसने जवाब दिया। कम विथ मी, हमारे मास्टर काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, उस आदमी ने हल्के अहंकार से कहा। गॉर्डन ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिएगा, फ्लाइट मौसम की वजह से देर से पहुंची। वो आदमी बस हल्के से मुस्कुराया। उम्मीद है आप हमारे मास्टर के इंतजार के काबिल साबित होंगे, गॉर्डन ने आत्मविश्वास से कहा। डेफिनेटली, आदमी ने हल्की सी हूं की आवाज निकाली और आगे बढ़ गया। गॉर्डन ने बैग उठाया और उसके पीछे चल पड़ा। योजक चिन्ह, कैम्बल फैमिली, जो पहले से ही कमजोर हालत में थी, पूरी तरह टूट गई। गॉर्डन को घर की परवाह नहीं थी। दादा के अंतिम संस्कार के बाद उसने तुरंत जनबर्फ के लोगों से संपर्क किया। मरने से पहले अर्ल कैम्बल ने उससे कहा था, अपनी ताकत छिपाओ, वक्त का इंतजार करो और हमारे परिवार को फिर से जिंदा करो। लेकिन सोलेनवुड में रहकर वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। वो सोचता था कैम्बल फैमिली एक महान नाम है, पर जब असली ताकत देखी तो एहसास हुआ अब तक वो तो बस कमजोर था। अब उसने ठान लिया था जनबर्फ में पैर जमाना ही उसका असली पुनर्जन्म होगा। यहीं से उसकी नई शुरुआत शुरू होगी। गॉर्डन ने खिड़की से बाहर झांका। उसकी आंखों में उम्मीद की आग जल रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ मरीना और ब्रेंडन की गाड़ी करीब 7-8 घंटे चलने के बाद पहाड़ी इलाके में दाखिल हुई। वो जगह एकदम सुनसान थी, कोई इंसान दिखाई नहीं देता। पहले कुछ यात्रियों के साथ हादसे हुए थे, इसलिए अब वहां कोई भटकने नहीं आता। लेकिन ब्रेंडन तो उल्टा और जोश में था, यही तो असली बैटलफील्ड है। पर जैसे ही उनकी गाड़ी उस संवेदनशील सीमा को पार करने वाली थी, ऊपर से कुछ साए छलांग लगाकर सड़क के बीच आ गिरे। उन्होंने एक अस्थायी रोड ब्लॉक बना दिया। ब्रेंडन ने फौरन ब्रेक मारे और कार रुक गई। सामने खड़े 2 लोगों ने कहा, आगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां जंगली दरिंदे घूमते हैं, वापस लौट जाओ। उनकी त्वचा धूप से झुलसी थी, पर आंखें अजीब चमक से भरी थी। मरीना और ब्रेंडन दोनों ने सतर्क नजरों से उन्हें देखा। ब्रेंडन ने इंजन बंद किया, सीट बेल्ट खोली और तेजी से बाहर निकल आया। सामने वाले दोनों तुरंत रक्षात्मक मुद्रा में आ गए, जैसे अगला पल किसी भिड़ंत का हो। भाई, इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है, हम सब अपने ही हैं ना? ब्रेंडन कैरल मुस्कुराते हुए बोला, माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए। किसने कहा हम अपने हैं? हमने साफ कहा था आगे का इलाका रिस्ट्रिक्टेड है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सामने वाले की आवाज में सख्ती थी। आगे जाने वाला इलाका हर किसी के लिए खुला नहीं था, और ऊपर से ये दोनों बिना जरा सी झिझक के सीधा अंदर घुस आए थे, जैसे इन्हें पहले से पता हो कि अंदर क्या है। यही वजह थी कि दोनों चौकन्ने हो गए थे। आखिर इस जगह पर किसी सैलानी को आए बहुत वक्त हो गया था। तुम लोग क्यों नहीं समझते? मैंने कहा ना हम अपने ही हैं, तो इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हो? ब्रेंडन मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। आगे मत बढ़ो, सामने वाले ने सख्ती से कहा। ब्रेंडन हल्की सी हंसी के साथ बोला, अगर बढ़ गया तो क्या कर लोगे? इतना कहते ही उसने बिजली की तरह हमला बोल दिया, लेकिन सामने वाले दोनों पहले से तैयार थे, वो चौंके नहीं। और अगले ही पल तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। ब्रेंडन का लड़ने का अंदाज बेहद जंगली था। वो बचाव नहीं करता था, बस हमला करता था, और पूरी ताकत के साथ। उसे पड़ने वाले मुंह के जैसे बेअसर थे, पर उसके मुक्कों की मार बहुत भारी थी।
सामने वाले दोनों के चेहरे पर हैरानी थी। उन्हें अब यकीन हो गया था ये आदमी मामूली नहीं है। दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी। तुम्हारे पंचेस बहुत स्लो हैं। ब्रेंडन हंसते हुए दोनों से लड़ता रहा। और ताकत बहुत कम। मुक्का छाती पर नहीं, गर्दन पर मारो। और लात ऐसे नहीं मारते, वो जगह निशाना बनाओ जहां से दुश्मन हिल ही न पाए। ओह नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। ब्रेंडन की नॉनस्टॉप कॉमेंट्री से दोनों युवकों की सब्र का बांध टूट गया। अब वो और जोर से लड़ने लगे, लेकिन फिर भी ब्रेंडन को छू भी नहीं पाए। आह, तुम लोग तो बहुत कमजोर हो, ब्रेंडन ने उगकर कहा, और अगले ही मौके में दोनों को हवा में उछाल दिया। सीधे जमीन पर गिरते ही वो बेहाल हो गए। ब्रेंडन ने फुर्ती से उनकी वर्दियां उतारी और उन्हें बांध दिया। तुम क्या करने वाले हो? दोनों कुछ कहने ही वाले थे कि ब्रेंडन ने उनके गंदे मोजे निकालकर उनके मुंह में ठूस दिए। मम्फ, अब बस उनकी घुटी हुई आवाजें ही रह गईं। अब सीधा रहो, बंदी बनो तो चुपचाप रहो, वरना हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। ब्रेंडन ने उन्हें एक लात मारी। दोनों की आंखों में गुस्सा जल उठा। इनफ ऑफ योर गेम्स, ब्रेंडन, टाइम्स रनिंग आउट। मरीना, जो पास खड़ी थी, थके हुए लहजे में बोली। ब्रेंडन हंस पड़ा। क्या करूं कैप्टन, बहुत टाइम बाद एक्शन मिला है, एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया। काम में बैठो। मरीना ने बिना कुछ और कहे मुड़कर पैसेंजर सीट पर जगह ले ली। ऑल राइट, ब्रेंडन बोला। उसने दोनों बंदियों को उठाकर ट्रंक में ठूस दिया, उनके ट्रैकर डिवाइसेस ढूंढकर बंद किए और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच छिपे एक रिमोट बेस में एक ऑब्जर्वर ने देखा कि स्क्रीन पर 2 ब्लिंकिंग डॉट्स अचानक गायब हो गए। वो झट से उठ खड़ा हुआ और भागता हुआ बाहर आया। कैप्टन, 2 गार्ड्स के ट्रैकर का सिग्नल अचानक लॉस्ट हो गया है। दरवाजे पर ट्रेनिंग करता हुआ एक विशालकाय आदमी पलटा। उसकी हॉक जैसी आंखों में बिजली सी चमक थी। क्या कहा तुमने? बस 1 मिनट पहले सिग्नल गायब हुआ और अब कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। ऑब्जर्वर घबराया हुआ बोला। कैप्टन कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, 2 लोगों को भेजो जांच के लिए, लेकिन ध्यान रहे कुछ भी हो खुद से मुंह मत करना, हर पल कांटेक्ट में रहना। जी कैप्टन। ऑब्जर्वर ने तुरंत 2 और लोगों को रवाना किया, लेकिन सिर्फ 20 मिनट में उनका सिग्नल भी गायब हो गया। अब 2 लोग भेजो। कैप्टन खुद ऑब्जर्वेशन रूम में आ गया था। जी, लेकिन इस बार तो 10 मिनट भी नहीं लगे, ये टीम भी गायब हो गई। कैप्टन की भौहें कस गईं। उसने ऑब्जर्वर से पूछा, अभी तक कोई ट्रेस नहीं? नहीं सर। ऑब्जर्वर के चेहरे पर तनाव साफ था। इतना वक्त हो गया और कुछ नहीं मिला। पूरे जंगल में कैमराज लगे हैं, क्या वो लोग अदृश्य हैं? कैमराज भी नहीं पकड़ पा रहे। कैप्टन की आवाज में गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा सर। वो सर्वेलेंस लेआउट को बखूबी जानते हैं, हर बार परफेक्टली बच निकलते हैं। बकवास। सर्वेलेंस लेआउट हर 2 मिनट में एल्गोरिदम से बदलता है, कोई इंसान उसे पढ़ ही नहीं सकता। कैप्टन की झुंझलाहट अब बढ़ चुकी थी। ऑब्जर्वर पसीने में डूबा बोला, मैं सर्च प्रोसेस तेज करता हूँ। छोड़ो, मैं खुद जा रहा हूँ। कैप्टन ने अपनी शर्ट उठाए और बाहर निकलने ही वाला था कि तभी दरवाजे के सामने कुछ बाउंड बॉडीज गिर पड़ी। वो वही लोग थे जिन्हें उसने भेजा था। कैप्टन का चेहरा बदल गया। उसने सिर उठाया और सामने देखा। एक काली एसयूवी धीरे धीरे रुक रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। इतनी जल्दी इन्हें हमारे बेस का पता कैसे लगा? उसके दिमाग में कई प्लान्स दौड़े, लेकिन किसी में भी ये लोग बेस के अंदर घुसने की अनुमति नहीं पा सकते थे। शोर सुनकर बाकी लोग भी बाहर निकल आए। कुछ ही पलों में काली एसयूवी दर्जनों हथियारबंद आदमियों से घिर गई। सन्नाटा छा गया था, हर कोई हमले के लिए तैयार था। और तभी एसयूवी का दरवाजा खुला और अंदर से एक मजबूत शक्तिशाली पैर बाहर आया। चारों तरफ हवा में डर की लहर दौड़ गई। हर निगाह उसी दरवाजे पर टिक गई। कौन था वो जो इस सन्नाटे के बीच इतनी ठंडक से उतर रहा था? जैसे ही भीड़ उस कार से उतरने वाले बड़े पैर के मालिक को देखने का इंतजार कर रही थी, अचानक दूसरी ओर से एक पतली लंबी काया बड़ी नजाकत से गाड़ी से नीचे उतरी। वो एक बेहद खूबसूरत और दिलकश औरत थी। उसके बाल ऊपर बंधे थे, जिससे उसका दमकता हुआ चेहरा और भी निखर गया था। उसका साफ सुथरा परिधान उसके संतुलित और सुडौल शरीर को और उभार रहा था। भीड़ एक पल के लिए थम सी गई, लेकिन फिर उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। आखिर इतने महीनों बाद किसी ने किसी औरत को देखा था, तो थोड़ी देर की हैरानी माफी के काबिल थी। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो ये कि जिस औरत ने उनके इतने साथियों को पकड़ लिया था, वो इतनी नाजुक और पतली दिखने वाली थी। अब सवाल था, क्या उन सबको हमला करना चाहिए या नहीं? इतने सारे मर्दों का किसी एक लड़की पर टूट पड़ना उन्हें खुद भी ठीक नहीं लगा। सबकी नजर अपने कैप्टन की ओर मुड़ गई, लेकिन अगले ही पल सबने देखा उनका कैप्टन तो खुद उनसे ज्यादा हैरान था। वो जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी निगाहें उसी औरत पर जमी थी। साथियों को लगा जैसे उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई हो। क्या हो रहा है ये? हमारा कैप्टन तो हर तरह की टेम्पटेशन से इम्यून था ना। वो आयरन फिस्ट आसुरा था, एकदम सख्त इंसान। फिर अब ये लड़की देखकर ऐसे क्यों जम गया? अरे कैप्टन, जरा कंट्रोल रखिए। किसी ने आगे बढ़कर उसके बाजू को हल्के से खींचा, पर कैप्टन तो जैसे ट्रांस में था। वो उस औरत को ऐसे देख रहा था जैसे उसके आर पार देखना चाहता हो। और फिर किसी ने धीरे से कहा, बुरा हुआ, कैप्टन को प्यार हो गया। कैप्टन, होश में आइए, वो दुश्मन है, हमारे बेस के सामने ट्रबल खड़ी करने आए हैं। एक साथी की आवाज में बेताबी थी। पर तभी सबने देखा उनका कैप्टन लाल आंखों से मरीना की तरफ भाग पड़ा। जल्दी रोको उसे, कैप्टन को गलती मत करने दो। बाकी लोग चिल्लाए उसे रोकने की कोशिश करते हुए, क्योंकि चाहे सामने वाला दुश्मन हो, ऐसा बर्ताव स्ट्रिक्ट रूल्स के खिलाफ था। अगर ऊपर तक बात पहुंच गई तो कैप्टन को सजा मिलनी तय थी। लेकिन कैप्टन तो जैसे किसी ने ताक की दवा खिला दी हो। वो किसी को रास्ते में नहीं आने दे रहा था। जो सामने आया उसे गिरा दिया।
गिरे हुए साथियों के चेहरों पर बेचैनी थी। बस अब तो गए, सबके मन में यही ख्याल था। कभी सब उसे कहते थे, सर शादी कर लीजिए, गर्लफ्रेंड बना लीजिए, पर वो बस ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और काम में डूबा रहता। और अब एक लड़की देखते ही खुद पर काबू खो बैठा था। उसका गुस्सा और जोश दोनों मिलकर अब ज्वालामुखी बन चुके थे। मिस, आप जरा हट जाइए। जब कैप्टन को रोकना नामुमकिन हो गया तो सबने मरीना से ही चिल्लाकर कहा, शायद वो संभल जाए, लेकिन मरीना बेली वहीं खड़ी रही, बिल्कुल शांत, बिना जरा भी हिले। सबको लगता है डर के मारे जम गई है। पर फिर जो हुआ उसने सबकी आंखें खोल दी। कैप्टन जब उस पर झपटा, मरीना ने एक तेज साइड किक मारी और कैप्टन हवा में उछलता हुआ कई मीटर दूर जा गिरा। वो जोर से जमीन पर गिरा और पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। ये क्या हुआ? क्या सच में इस औरत ने उनके कैप्टन को एक ही किक में उड़ा दिया? नहीं, ये इल्यूजन होगा। हाँ, इल्यूजन ही है, क्योंकि वो जानते थे उनका कैप्टन तो बॉक्सिंग चैंपियन था, उसे कोई यूं हवा में नहीं उड़ा सकता था। हम हलूसिनेट कर रहे हैं। एक साथ सबने अपने अपने गाल पर थप्पड़ मारे, जैसे खुद को रियलिटी में वापस लाना चाहते हो। लेकिन तभी हंसी की आवाज गूंज उठी। सबकी निगाहें उसी दिशा में घूम गईं जहां कैप्टन अब भी जमीन पर पड़ा था। वो जोर जोर से हंस रहा था, इतनी जोर से कि उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी हंसी और बढ़ती गई, जंगलों में गूंज उठी, पहाड़ों तक पहुंच गई। सबको लगा शायद ये शौक से पागल हो गया है। और तभी एसयूवी से एक और आदमी उतरा, भारी भरकम शरीर, कॉन्फिडेंट चाल, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वो बाहें बांधे सीधे हंसते हुए बोला, क्या बात है फ्रैंक, इतने सालों बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई? एक किक में कैप्टन को गिरा दिया, शर्म की बात है। कैप्टन यानी फ्रैंक वुड जमीन पर पड़ा हंसते हंसते और जोर से खिलखिलाया। बाकी लोग तो पूरी तरह कंफ्यूज थे। क्या ये लोग एक दूसरे को जानते हैं? उनकी बातों से तो लग रहा था जैसे पुराने दोस्त हों। मरीना ने थके हुए लहजे में कहा, बस करो फ्रैंक, ज्यादा ड्रामा मत करो। मैंने पूरी ताकत से किक नहीं मारी थी, अब उठो और नाटक बंद करो। फ्रैंक ने तुरंत पलटी खाए, एक समसौत मारा और झट से खड़ा हो गया। वो मरीना की तरफ बढ़ा, जैसे उसे गले लगाना चाहता हो, लेकिन उसके ठंडे तेवर देखकर वो बीच में ही रुक गया। फिर उसने ब्रेंडन की तरफ देखा, क्या भाई तुम तो हेल्प कर दो। ब्रेंडन ने आंखें घुमाई, ना भाई, इतना चीप एक्ट में नहीं देखने वाला। फ्रैंक ने हंसते हुए शर्म से हाथ पीछे कर लिए, मुझे मैसेज मिला था कि कोई आने वाला है, पर ये नहीं पता था कि वो तुम लोग होगे। मैथ्यू डिक्सन भी ना, कितना चालाक है, ऐसी बात मुझसे छिपा गया। फ्रैंक ने हंसते हुए कहा। ब्रेंडन मुस्कुराया, तुम जानते हो मैथ्यू को, ऊपर से गंभीर दिखता है पर अंदर से पूरा शरारती बच्चा है। मुझे यकीन है हमारी जानकारी तक वो पहुंची गई होगी। सही कहा, फ्रैंक ने सिर हिलाया। ब्रेंडन ने इधर उधर देखते हुए कहा, पर तुम्हारी ट्रेनिंग स्किल्स अब भी उतनी ही कमजोर हैं जितनी पहले थी। ये जो रुकीज बांधे पड़े हैं जरा भी प्रिपेयर नहीं है। फ्रैंक ने बेबस चेहरा बनाया, भाई मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अब तुम लोग ही आ जाओ और इन्हें ट्रेन करो। मरीना ने ठंडी आवाज में कहा, हम इस बार मिशन पर हैं, बस तुम्हारे ट्रेनीज को टेस्ट करना था, और साफ है ये अभी क्वालिफाइड नहीं है, अब उन्हें सही बनाना तुम्हारा काम है। फ्रैंक तुरंत गंभीर हो गया, जी कैप्टन, मैं इन्हें अच्छी तरह ट्रेन करूंगा। अच्छा, मरीना बोली, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अंदर चलते हैं, जब यहाँ सब संभल जाए तो तुरंत हमारे पास आ जाना। मरीना कार में बैठ गई। फ्रैंक वहीं खड़ा रहा, कुछ पलों तक चुप, फिर ब्रेंडन की तरफ देखा, आंखों में हैरानी और चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। ब्रेंडन, कैप्टन ने अभी जो कहा उसका मतलब क्या था? मरीना ने हल्का सा सिर झुकाया और अपनी कलाई की तरफ देखा, वहीं जहां अब भी वो कर्चिफ बंधा था जो साइमन हर्नांडेज ने उसे दिया था। धीरे धीरे उनकी उंगलियां उस हैंकचीफ को सहलाने लगी और मानो उसकी टच से दिल की बेचैनी थोड़ी शांत होने लगी। कैप्टन, हम पहुंच गए हैं। ब्रेंडन की आवाज ने मरीना को उनके बिखरे ख्यालों से वापस खींच लिया। मरीना ने तुरंत खुद को कंपोज किया, दिमाग से सारी उलझनें दबा दी। टीम 793 को सूचना पहले ही मिल चुकी थी। मरीना और उनकी टीम जैसे ही पहुंचे, टीम 793 का इंचार्ज तुरंत आगे बढ़ा, चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। कैप्टन बेली, मिस्टर कैरल, फाइनली आप दोनों को वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। समय बदल चुका था, टीम 793 के लीडर्स कई बार बदल चुके थे, पर मरीना और उनकी टीम की लेजेंड आज भी जिंदा थी हर किसी के दिल में। यू ऑलरेडी नो व्हाई वी आर हियर, राइट? मरीना ने सीधे मुद्दे पर बात रखी। सब तैयार है, पर्सनल हॉल में इकट्ठा हैं। कैप्टन बेली खुद सिलेक्शन कर सकती हैं। उसकी आवाज में रिस्पेक्ट और सीरियसनेस दोनों थी। मैथ्यू डिक्सन का आदेश था, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। टेक मी टू सी देम। मरीना की आवाज में वही पुराना अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस था। इन वन मोमेंट वो तुरंत रास्ता दिखाने लगा। ब्रेंडन ने फ्रैंक वुड के कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुराया। व्हाट एल्स कुड इट मीन? टाइम टू फाइट साइड बाय साइड अगेन। फ्रैंक की आंखें फैल गईं। यकीन करना मुश्किल था, कैप्टन के जाने के बाद उनकी टीम बिखर गई थी। ब्रेंडन को मेयर बना दिया गया था और बाकी सबको अलग अलग जगह भेज दिया गया था, पर ब्रेंडन ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा यकीन रखता था कैप्टन वापस आएंगी, और आज वो दिन सच में आ गया। ब्रदर, तुमने इन सालों में बहुत मेहनत की है। ब्रेंडन की आवाज भर आई। मैं अंदर वेट करता हूँ, अपना काम निपटा कर आ जाना। और वो कार में बैठकर आगे बढ़ गया। फ्रैंक वहीं खड़ा रह गया, आंखों में एक्साइटमेंट, दिल तेज धड़कता हुआ। बाकी जवान भी रियलिटी में वापस आए और तुरंत अपने साथियों को बांधों से खोलने लगे। उनकी नजरों में हल्की झिझक थी। कैप्टन, वो दोनों कौन थे?
उन्होंने सुना था कैप्टन ने उस यंग लेडी को भी कैप्टन कहा। क्या सच में? फ्रैंक की आंखों में चमक थी। वो हस्तियां हैं जिनके लिए तुम पूरी जिंदगी लड़ोगे। सब स्टन रह गए। फ्रैंक ने रुकीज की तरफ मुड़कर कहा, पहले कहते थे मेरी ट्रेनिंग कठोर है ना? अब समझ आया क्या? सन्नाटा छा गया। तुम सब लोअर रैंक से चुने गए हो, एलीट कहे जाते हो, लेकिन मेरे कमांड में गेट गार्ड बनने की भी योग्यता नहीं अभी। आज जो आवाजें हमेशा शेखी मारती थी बिल्कुल चुप थी। जानना चाहते हो कौन थे वो दो? टीम 793 के फर्स्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन। जमीन जैसे पैरों तले से खिसक गई। वो लड़की टीम 793 की पहली कैप्टन, दुश्मनों को खौफ में डालने वाली टीम की क्रिएटर। उन्हें अचानक वो किक याद आई। पहले लगा था एक्टिंग होगी, अब समझ आया वो असली थी। तुमने उनके सामने 2 चालें भी चला ली, यही तुम्हारा लाइफ टाइम प्राइड है, फ्रैंक बोला। लेकिन ध्यान रखना अभी टॉप फाइटर से बहुत पीछे हो। 1 मंथ, अगर सिलेक्शन पास नहीं किया बेडिंग उठाओ और बाहर निकल जाओ। फ्रैंक की नजरें दूर जा रहीका की तरफ थी। मरीना और ब्रेंडन वहां थे और उसका दिल भी। ये रुकीज को झकझोरने का मौका था, उनकी ईगो तोड़कर उन्हें असली वॉरियर्स बनाने का। बिना और कुछ कहे वो भी निकल पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रेंडन की का पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी। मरीना खिड़की के बाहर देख रही थी। फैमिलियर रास्ते, फैमिलियर यादें। वो एक पावरफुल फैमिली में जन्मी थी, पर बेली फैमिली खर्चीली नहीं थी। उनके दादा चक बेली सख्त डिसिप्लिन में विश्वास रखते थे। हर लड़के को मिलिट्री भेजा जाता था कैरेक्टर बनाने के लिए। मरीना के केस में हेजिटेशन थी। वो नाजुक लड़की थी, मिलिट्री की दुनिया अलग थी। पर मरीना कभी पीछे नहीं रहती थी। उसे नहीं मानना था कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो उसने सीक्रेटली बाल काटे और खुद को आर्मी में शामिल करा दिया। वो वक्त कठिन था, लेकिन वही उसकी जिंदगी का सबसे कीमती दौर था। स्किल्स, डिसिप्लिन, करेज सब वही सीखा। और फिर जब सीक्रेट एलीट फोर्स बनाने का फैसला हुआ, टीम 793 जन्मी। कई कठोर सिलेक्शंस के बाद वो बनी पहली कैप्टन। 6 लोगों की छोटी सी टीम, पर दुनिया हिला देने वाली ताकत। मिशन दर मिशन, इम्पॉसिबल सिचुएशंस, और टीम 793 ने लेजेंड्स लिख डाले। दुश्मन उनके नाम से कांपते थे। मरीना सोचने लगी, अगर वो घटना ना हुई होती शायद वो पूरी जिंदगी आर्मी में रहती। लेकिन जिंदगी में अगर नहीं होते, बस किस्मत और चॉइसेस। इस वक्त हॉल के अंदर करीब 100 बेहतरीन चुनिंदा वॉरियर्स खड़े थे। उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट साफ थी, क्योंकि अभी अभी उन्हें खबर मिली थी टीम 793 की पहली कैप्टन खुद उन्हीं में से मिशन के लिए मेंबर्स चुनेगी। ये वो लोग थे जिन तक पहुंचने के लिए कई कठिन स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा था। टीम 793 की ताकत का असली शिखर। लेकिन आज ये सभी वॉरियर किंग्स अपना वो यूजुअल डोमिनेटिंग ऑरा दबाकर खड़े थे, बिल्कुल रुकीज की तरह। नजरें एंट्रांस पर टिकी, दिल धड़कते हुए। तभी एक लंबा सधा हुआ फिगर अंदर आया, लेकिन जैसे ही चेहरों ने उसे पहचाना, एक्साइटमेंट की जगह डिसअपॉइंटमेंट छा गई, क्योंकि वो ये लोग नहीं देखना चाहते थे। वो टीम 793 का लीडर था, और सच कहे तो सबसे नापसंद शख्स वहाँ। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ पता है तुम लोग इस बूढ़े चेहरे को नहीं देखना चाहते। काम डाउन, मैं बस ओपनिंग देने आया हूँ। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा। प्लीज कम इन, बोथ ऑफ यू। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबने सांस रोक ली, और अगले ही पल एक पतली ग्रेसफुल फिगर दरवाजे से अंदर आई। चेहरे जम गए। एक पल के लिए सब कंफ्यूज हो गए। ये कौन? होस्ट अनाउंसमेंट अभी भी बाकी है। लेकिन वो यंग सी दिखती लड़की सीधी स्टेज पर चली गई। भीड़ की तरफ ठंडी नजरों से देखा, और उसकी आवाज गूंजी, ये मिशन बहुत खतरनाक है। मैं गारंटी नहीं देती कि तुम सब वापस लौटोगे, तो अगर किसी को भी जरा सा डाउट है अभी बाहर जा सकता है। टीम 793 में कोई भी तुम्हें काउड नहीं कहेगा। नीचे खड़े लोग भड़क उठे, आप हमें इंसल्ट कर रही हैं। आर्मी में कदम रखा है, जान देश को सौंप दी। टीम 793 में कोई डरपोक नहीं होता। गुड। मरीना ने संतोष से सिर हिलाया, फिर बोली, जिनके घर में तुम अकेले बेटे हो खड़े हो जाओ। हॉल में हेजिटेशन, नजरें टिकराई। लीडर भी बोला, सुना नहीं कैप्टन क्या बोली? स्टैंड अप। धीरे धीरे लगभग 20 लोग उठे। मरीना ने बाकी की आंखों में देखा। कुछ लोग हिचकिचा रहे थे, दिमाग लड़ रहा था दिल से। फाइल्स हमारे पास हैं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अगर अब नहीं उठे और बाद में पता चला, सीधे बाहर। ये सुनकर कुछ और लोग उठ गए। कुल 30 से ऊपर हो चुके थे। फिर उसने कहा, जिनके घर में 70 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, या 10 साल से छोटे बच्चे, वो भी खड़े हों। अब और भी खड़े हो गए। सिर्फ 20-22 लोग बैठे रहे। ठीक है, जो भी खड़े हुए बाहर चले जाएं। आप क्वालिफाई नहीं करते। हॉल में शोर फूट पड़ा। ऑन व्हाट बेसिस? मैं इस साल बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। बिना टेस्ट किए कैसे डिसाइड कर लिया? टीम 793 के फर्स्ट कैप्टन को बुलाओ। हमें किसी महिला से आदेश नहीं चाहिए। लीडर भी चौंक गया। मरीना ने शांत स्वर में कहा, टैलेंट तुम सब में है, ये मुझे पता है। डेथ से तुम नहीं डरते, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी वाइफ, अगर तुम अकेले बेटे हो, तुम्हें कुछ हुआ और वो भी विदेश में, तुम्हारा शरीर तक वापस नहीं आएगा। फिर तुम्हारे घर वालों को संभालेगा कौन? हीरो होना मतलब ये नहीं कि अपना परिवार भूल जाओ, वो भी देश का हिस्सा है। नीचे खड़े चेहरों पर खामोशी उतर आई। लीडर की नजरें मरीना के लिए बदल गई। सम्मान में वो सैनिक जवान थे, 20-25 साल के लड़के। कई नाम कभी इतिहास में दर्ज भी नहीं होते, लेकिन परिवार के दिलों में उम्र भर चुप जाते हैं। लीडर बोला, कैप्टन बेली सही कह रही हैं। जो खड़े हुए कृपया बाहर जाएं। आपका जज्बा काबिले तारीफ है, लेकिन परिवार भी देश है। वो ग्रुप भारी मन से जाने लगा। एक लड़का जिसने खुद को बॉक्सिंग चैंपियन कहा था, फिर बोला, मेरे माता पिता भी आर्मी में थे।
उन्होंने खुद मुझे सिखाया है सैक्रिफाइस क्या होता है। मैं मिशन ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट दोबारा करता हूँ। उसने परफेक्ट सैल्यूट मारा। लीडर ने धीमे से कहा, दीज आर रायन रॉबर्ट्स, एलीट मिलिट्री फैमिली, हैंडपिक्ड। मरीना ने रायन की तरफ देखा, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, यू स्टे। रायन की आंखें चमक उठी। बाकी बोलने वाले ही थे कि मरीना की आवाज गूंजी, और तुम सब भी बॉक्सिंग चैंपियंस हो क्या? मरीना बेली की ये बात सुनकर, जो अभी तक लड़ने को बेताब थे, उनका जोश एकदम ठंडा पड़ गया। चैंपियन तो एक ही होता है, और आर्मी की वो बड़ी कंपटीशन हर 3 साल में बस एक बार होती है। इतने चैंपियंस आए कहाँ से? जब कोई भी चैंपियन नहीं है तो कृपया बाहर जाएं। मरीना की आवाज सख्त थी। दिल नहीं मान रहा था, पर रूल्स होते हैं। सबने चुपचाप हॉल छोड़ दिया। अब हॉल में बस 20-21 लोग बचे। मरीना ने दरवाजे की तरफ देखा। कम इन। ब्रेंडन आराम से अंदर आया, जैसे वॉक नहीं स्ट्रोल हो। तुम पहले से ज्यादा बोलने लगी हो। बाहर वेट करते करते मैं बोर हो गया था। उसने अपनी गर्दन स्ट्रेच की। मरीना ने बिना मुस्कुराए कहा, बाकी लोग तुम्हें सौंपती हूँ। 3 स्लॉट्स बचे हैं, रूल पहले जैसा है। फिल देम। ब्रेंडन ने सैल्यूट मारा। आई गारंटी द मिशन विल बी कंप्लीटेड। मरीना बिना एक सेकंड वेस्ट किए इंचार्ज के साथ बाहर निकल गई। उसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। मरीना जैसे ही गई, बचे सारे वॉरियर्स की नजरें ब्रेंडन पर टिक गईं। एक लड़का उसे घूरता रहा, जैसे कहीं देखा हो, याद नहीं आ रहा। लगता है मैंने 3 के फॉर्मर वाइस कैप्टन। हाँ, ट्रेनिंग फाइल्स में उसका नाम पड़ा था। याद आते ही एक्साइटमेंट फूट पड़ी। लेजेंड सामने था, पर किसी ने तुनक कर कहा, पर कहा तो था फर्स्ट कैप्टन आएगी। वाइस कैप्टन से हम क्यों मिल रहे? हर कोई मार्शल जीनियस था, ईगो भी उफान पर। सिर्फ वाइस कैप्टन होना उन्हें चुकाने के लिए काफी नहीं था। ब्रेंडन की आंखों में चमक आई। अपने कैप्टन से मिलना है। पहले मुझे हरा दो, फिर चांस मिलेगा। उसके अंदर महीनों से एक्शन की भूख थी। अब सामने इतने सारे टारगेट्स थे, परफेक्ट वार्म अप। किसी ने चैलेंज किया, तुम अकेले, राउंड रॉबिन में तुम्हारा क्या होगा? ब्रेंडन ने कंधे उचका दिए। हम अनफेयर है, तो ऐसा करो सब एक साथ आ जाओ। ये सुनते ही क्राउड आग बबूला हो गया। चीक्स लाल, ईगो जलती हुई। ठीक है, फिर ब्लेम मत करना, वी कम टुगेदर। उधर मरीना इंचार्ज के ऑफिस पहुंच चुकी थी। पूरी माउंटेन रेंज टीम 793 की टेरिटरी थी। सिक्योरिटी सिस्टम मरीना ने अपने हाथों से बनाया था। दुनिया की सबसे एडवांस सर्वेलेंस भी इसे पकड़ नहीं सकती। यहाँ बातें छिपाने की जरूरत नहीं थी। उसने एक फाइल निकाली, फोटोज आगे बढ़ाई। क्या तुम्हारे पास इसके बारे में कोई जानकारी है? इंचार्ज ने तस्वीर देखी, भौहें तान गईं। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर शौक आ गया। ये तो टीम 793 की फर्स्ट बैच मेंबर है। हर ऑफिशियल लीडर के पास एक्सेस था टू कॉल आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, जो आम सोल्जर्स को नहीं पता चलता। मरीना ने सिर हिलाया। हाँ, क्रिसलिन नील, इन ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, वो मिशन में मारी गई थी। वो हैरान था, तो अब उसका जिक्र क्यों? मरीना की आवाज धीमी पर ठंडी थी। मैंने खुद उसकी मौत देखी थी, लेकिन हाल ही में मैंने उसे फिर देखा है। इम्पॉसिबल। इंचार्ज कांप गया। रिकॉर्ड्स क्लियर हैं, शी इज डेड। मरीना ने गहरी सांस ली। कोई क्रिसलिन की आइडेंटिटी यूज कर रहा है। टीम 793 को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे ट्रेस करो, क्लूज मिलेंगे। हो सकता है उस हादसे का असली कल्प्रिट वही हो। वही हादसा जिसने उसकी सबसे प्यारी दोस्त छीन ली थी, और जेफरी गार्सिया को इतना सालों तक छुपकर जीना पड़ा। वो सालों से तलाश में थी, कुछ नहीं मिला, और अब क्रिसलिन वापस सामने। ये एक ओपनिंग थी। उसकी आंखों में ठंडी आग थी। मुझे उस हादसे का बदला लेना है। ठीक है, मैं पूरी जांच करूंगा। इंचार्ज ने गंभीरता से सिर झुकाया। उसे पता था, पहली टीम टूटने का वो दुख सेना कभी नहीं भूली, और अब शायद सच सामने आ सके। कोई भी खबर मिले तुरंत बताना, मरीना ने कहा। अंडरस्टूड। उधर ब्रेंडन ने सिलेक्शन पूरा कर लिया था। मरीना वापस हॉल पहुंची। रायन भी वहां था। एक सोल्जर एक्साइटमेंट में बोला, अब हमने सिलेक्शन पास कर लिया। फर्स्ट कैप्टन से कब मिलेंगे? ब्रेंडन ने हाथ बांधे मुस्कुराया। तुम लोग ऑलरेडी मिल चुके हो। मतलब? रायन ने धीरे से मरीना की तरफ देखा। अगर मैं गलत नहीं तो यही टीम 793 की फर्स्ट कैप्टन है। एक सेकंड साइलेंस, फिर शॉक। इम्पॉसिबल। वो तो लड़की है। मरीना ने आंखें आधी की, नजरों में खामोश वार्निंग चमक उठी। और क्यों नहीं? उसकी आवाज ठंडी थी। क्योंकि मैं महिला हूँ। मरीना बेली की नजर जब उन लोगों पर पड़ी तो वे सब असमंजस में पड़ गए। कानून कहीं नहीं कहता कि महिलाएं कैप्टन नहीं बन सकती, पर सबकी सोच यही थी कि फिजिकल में महिलाएं पुरुषों से कमजोर होती हैं, इसलिए ऐसे पेशे में फीमेल कैप्टन्स कम ही दिखते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वे मौजूद ही नहीं हैं। चाहे तुम डिसअपॉइंटेड हो या नाराज, सच वही है, मैं टीम 793 की पहली कैप्टन हूँ, और तुम्हारी भावनाएं उसे बदल नहीं सकती। मरीना ने ठंडे अंदाज में कहा, हर शब्द पर जोर देते हुए। अगर तुम मेरे साथ लड़ने को तैयार नहीं तो तुम कभी भी की हेजिटेशन नजर आई। पहली कैप्टन के बारे में जो अफवाहें थी वे हद से ज्यादा लेजेंडरी थी, इसलिए उन्हें स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था कि ये महान शख्सियत महिला हो सकती है, और वो भी उनसे थोड़ी छोटी सी लगती थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम कभी भी जा सकते हैं, रायन ने ठंडी ठंडी दृढ़ता से कहा, किसी चीज से प्रभावित न हुए जैसा। अच्छा, और तुम दोनों? मरीना ने बाकी दो लोगों की तरफ देखा। हम भी ऑब्जेक्शन नहीं रखते। शक के बावजूद ये मिशन पाने का मौका था, और पहले स्क्वाड के 2 और भी सदस्य थे। उनके साथ लड़ना एक सम्मान की बात थी। ठीक है, अब जब किसी को आपत्ति नहीं है तो मिशन से पहले एक बात साफ कर दूं, मरीना ने कहा। मेरे स्क्वाड में मेरी हुकूमत प्रिंसिपल होगी।
कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ ओबीडियंस। समझे? उसकी आवाज ठंडी कर देने वाली थी। वो बीसियों में से शायद ही कोई उस उम्र की लड़की दिखती थी, पर जब भी वो खड़ी होती थी उसकी मौजूदगी में एक ऐसा इंटिमिडेटिंग ऑरा फैल जाता था कि लोग सवाल करने से खुद ही कतराते थे। ये औरत किसी आम अंदाज की नहीं थी, उससे कई गुना ज्यादा कुछ मालूम पड़ता था। समझ गए? रायन ने तुरंत उत्तर दिया। एक स्क्वाड में एक ही कमांडिंग ऑफिसर चाहिए होता है, वही टीम की रूह और दिमाग होता है, बाकी उसका पालन करते हैं। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और गलती की गुंजाइश घटती है। बाकी दो लोगों ने भी रायन की सहमति के बाद बिना शब्द बोले हामी भर दी। अच्छा, अब जब तुम मेरी रूल समझ चुके हो, मिशन पर बात करते हैं। मरीना ने नए सदस्यों को सीधे वो रूम में ले जाकर मिशन की डिटेल बता दी। मिशन का मकसद है, जितनी भी ताकत लगानी पड़ी, उस प्रोफेसर को सुरक्षित देश वापस लाना। समझ गए? उन्होंने व्यवहारिक ढंग से जवाब दिया। कुछ लोग मरीना पर भरोसा तो नहीं कर रहे थे, पर मिशन का बच्चेपन से लेकर आइडल तक का गंभीर प्रभाव सब पर भारी था। सबके चेहरे गंभीर थे। कोई सवाल? मरीना ने एक एक कर सबको देखा। नहीं, वे सब एक स्वर में बोले। अच्छा। मरीना ने ब्रेंडन की तरफ देखा। ब्रिंग इट ओवर। ब्रेंडन एक बड़ा बॉक्स लेकर आया और सबके सामने खोल दिया। अंदर अजीबोगरीब हथियार सुव्यवस्थित रखे हुए थे। ये वही नए वेपन्स हैं जिन पर मैं काम कर रही थी। इनके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं, तुम अपनी पसंद का बैकअप चुन सकते हो। शायद किसी क्रिटिकल पल में ये तुम्हारी जान बचा ले, मरीना ने समझाया। देखने वालों की आंखों में जिज्ञासा आ गई। आर्मी हेडक्वार्टर्स में बेहतरीन सुविधाएं थी, पर ऐसे अनोखे उपकरण किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। सब बॉक्स के चारों ओर इकट्ठा हो गए। रायन ने वह नाइफ उठाया जिसकी मरीना ने बात की थी, वो ब्लेड जो लोहे को भी मिट्टी से काट दे। उसका पास ही एक वायल भी था, एक ऐसी जहरीली दवा जो तुरंत मौत दे सकती थी। मरीना ने उसकी पसंद देखकर आगाह भी किया, क्लोज कॉम्बैट में ये सप्लीमेंट की तरह काम आ सकती है। रायन ने चाकू उठाया और पास रखी मेज पर वार किया। मैनुअल में लिखा था कि ये लोहे को मिट्टी की तरह काट देगा। रायन ने थोड़ी कम ताकत लगाई, फिर भी मोमेंटम के कारण ऑलमोस्ट कंट्रोल खो बैठा। उस चाकू ने मेज को ऐसे काट दिया जैसे टॉफू करता है। मेज धड़ाम से टूट गई। रायन की आंखें चौड़ी हो गई हैरानी में। रायन, इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं, उसके साथ चुने गए एक साथी ने हंसते हुए कहा। मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया, रायन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे थोड़ी शर्म में बचने की कोशिश कर रहा हो। दोनों साथी एक दूसरे की ओर मुस्कुराए। रायन की बातों को वे मजाक समझ बैठे। रायन ने चाकू किसी और को थमा दिया। तुम भी कोशिश करो। उसने चाकू एक कुर्सी पर मारा। कुर्सी दो हिस्सों में बट गई। सबकी सांसें थम गईं। मैंने तो थोड़ा जोर लगाया था, उसने तेजी से कह दिया। ये चाकू किस चीज का बना है? रायन ने मरीना से पूछा। अगर ये मास प्रोड्यूस हो सकता तो आर्मी हेडक्वार्टर्स की लड़ाकू क्षमता नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती थी। ये एक रेयर मटेरियल से बना है जो मुझे चांस में मिला था। दुनिया में बस ये एक ही है, मरीना ने कहा। रायन के चेहरे पर हल्का अफसोस उभरा। मास प्रोडक्शन संभव नहीं लग रहा था। जल्दी करो, आज रात हम निकल रहे हैं। यहाँ ज्यादा वक्त नहीं है, मरीना ने सबको निर्देश दिया। उसने दिखा दिए हथियार। लोग जल्दी जल्दी अपनी चीजें चुनने लगे। ब्रेंडन तो पहले ही अपनी चॉइस कर चुका था। मरीना ने जो स्पेशली मॉडिफाइड रिवॉल्वर बनाया था वही उसने चुना। उसमें अलग अलग तरह की गोलियां थीं, ट्रैंक्विलाइजर, इलेक्ट्रिक शॉक, लीथल राउंड्स, हर तरह की स्थिति के लिए। सबने अपने अपने हथियार चुने और चुपके से डिपार्चर बेस की ओर बढ़े। वहां उनके लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार रखा गया था। टीम 793 का इंचार्ज स्वयं उन्हें विदा करने आया। हम टीम 793 में तुम्हारी विजयी वापसी का इंतजार करेंगे, उसने जोर देकर कहा। हम वादा करते हैं, मिशन पूरा करेंगे। टीम ने एक लाइन में खड़े होकर मिलिट्री सैल्यूट दिया और रवाना होने के लिए तैयार हो गई।